स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए फुल सिलेबस रिवीजन फॉर पर्टिकुलर चैप्टर्स। ठीक है, मतलब हर एक चैप्टर का फुल रिवीजन सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको करवाऊंगी यहाँ पे। ओके, तो इस कड़ी में सबसे पहला चैप्टर मैंने लिया है चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, जो फिजिकल केमिस्ट्री से आता है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री से हम लोग पढ़ेंगे फुल रिवीजन। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया है कि फिजिकल केमिस्ट्री से आपको 23 मार्क्स का आना है। ठीक है, मैंने वीडियो डाला हुआ है आपका कि आप कैसे एक महीने में केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप ज़रूर देखें। एक बार मेरे कहने से उसे देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ट्रस्ट मी। चलिए यहाँ पे देखिए, 23 मार्क्स के लिए फ़ाइट करना है फिजिकल केमिस्ट्री से। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का चैप्टर 1। ठीक है, तो देखिए 23 मार्क्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड मतलब फिजिकल केमिस्ट्री पूरा 5 जो हम लोग का पढ़ना है। तो सॉलिड स्टेट सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आइए सॉलिड स्टेट का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ करें, ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय से मिले और आप उसे देख सकें, उसका फ़ायदा ले सकें। ओके, तो चलिए अब आज से मतलब स्टार्ट किया है मैंने आपको देना, और मैं हर एक अल्टरनेट डे पे आपको दूंगी फुल सिलेबस रिवीजन। तो आप जुड़ जाएं मेरे साथ, ताकि आपका भी आसानी से प्रिपरेशन हो जाए और आपका समय बचे। आपका समय मैं बचा दूंगी, ताकि आप और ज़्यादा समय यूटिलाइज कर सकें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तैयारी में। ओके, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग कि सिलेबस में है क्या पढ़ना सॉलिड स्टेट के। तो सॉलिड स्टेट का सिलेबस पहले और ज़्यादा था, लेकिन इस बार जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है आप लोगों का, उसके तहत इतना चीज़ पढ़ना है जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बाइंडिंग फोर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, एलिमेंट्री आइडियाज सिर्फ लेना है आपको। फिर पढ़ेंगे हम लोग यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन लेटेस्ट पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग इन सॉलिड्स, पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ क्यूबिक यूनिट सेल, पॉइंट डिफेक्ट्स, जिसमें कि आपको फ्रैंकल डिफेक्ट्स और स्कॉटी डिफेक्ट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। तो वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, यानी ये 7 जो आपके पास मैंने लिखा है, यही आपका सिलेबस है बच्चों। पहले इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट आ जाता था, पीएन जंक्शन आता था, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये सब कुछ पढ़ना था। उन सब चीज़ों को हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। आपके सिलेबस को आसान कर दिया गया है 2021 के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका यही सिलेबस है। आप चाहें अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हो कि यही सिलेबस है, इतना पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने टॉपिक पे। तो सॉलिड स्टेट, सबसे पहले सॉलिड स्टेट यानी स्टेट ऑफ मैटर है ये, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। तो आपको पढ़ना क्या है, सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में एलिमेंट्री आइडियाज़ आपके पास हैं कि सॉलिड किसे कहते हैं, जिसके मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, क्लोज टुगेदर होते हैं, बहुत सटे सटे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। जिसमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, उसे सॉलिड कहते हैं। ये आप लोग को पता है सॉलिड किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉलिड उसे कहते हैं जिसमें डिफरेंट मास हो, वॉल्यूम हो, शेप हो, हाई डेंसिटी हो, रेजिडिटी हो, लो कंप्रेसिबिलिटी हो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो। तो ये सारा प्रॉपर्टीज़ क्या शो करता है, आप देखेंगे ये सारे प्रॉपर्टीज़ का एक खास बात है, ये प्रॉपर्टीज़ ही शो करता है कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के, वो एक दूसरे से बहुत काफ़ी नज़दीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उनके बीच। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी जिस पार्टिकल से वो सॉलिड बना है। ठीक है, चाहे वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल्स हो, एनीवन, कुछ भी हो सकता है। एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयन्स हो सकते हैं। बात आ गई समझ में। तो सॉलिड के बारे में ये बेसिक बात थी जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर का जो क्या कहते हैं उसे, आपका जो यूनिट का नाम होता है, वो जानना आपको ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके बारे में। तो सॉलिड आपने जान लिया। अब आप जानेंगे पर्टिकुलरली सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड्स किस तरह से बिहेव करता है, ऐसा गुण उसमें क्यों होता है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं बताती जाऊंगी। जितना मैं आपको आज पढ़ाऊंगी उसमें से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो सकता है, किस तरीके से आपको आंसर करना है, सारा कुछ आपको इसमें मैं बताऊँगी। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं कि, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स है ये। देखिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एमॉर्फस होता है। बात समझ में आ रही है? बाइंडिंग फोर्स पर अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो दो तरीके का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दे हैव डेफिनेट करेक्टरिस्टिक शेप एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे ये अरेंजमेंट देखिए, आप ध्यान दीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है वो एकदम एक अलाइनमेंट के साथ होता है, तो उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड होता है, दे हैव इर्रेगुलर एंड डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है इर्रेगुलर होता है, कोई अरेंजमेंट का तरीका नहीं होता है, जैसे तैसे बिखरा पड़ा रहता है, ठीक है। तो एमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। तो चूँकि इसका अरेंजमेंट में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड काम नहीं करता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलाइन का, चूँकि देखिए जितना मॉलिक्यूल ठोस होगा, जितना सॉलिड होगा, जितना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा, उतना ही शार्प मेल्टिंग पॉइंट उसका होगा। बात आ गई समझ में? क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में क्या है डिफरेंट, कि इसका मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से रेगुलर बेस में अरेंज होता है, जबकि इसमें इर्रेगुलर होता है। दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज। तो चूंकि इसमें देखिए एक क्लीवेज तैयार है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है, तो ये क्या करता है, ये क्लीन क्लीवेज देता है, यानी जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये एक ब्रेक करेगा क्लीवेज के फॉर्म में, जबकि ये जो होता है इर्रेगुलर क्लीवेज करता है। दे आर अनआइसोट्रोपिक नेचर, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, दे आर ट्रू सॉलिड, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि पूछता है क्वेश्चन, इस चीज़ से क्वेश्चन आता है कि एमॉर्फस जो होता है एक्चुअली में क्या होता है, सॉलिड नहीं, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, या इसे स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। मतलब अपीयर्ड होता है सॉलिड की तरह, लेकिन एकदम परफेक्ट सॉलिड नहीं होता है, ट्रू सॉलिड नहीं होता है, ठीक है। तो एमॉर्फस जो है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इस चीज़ को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना है। एमॉर्फस ग्रीक वर्ड मॉर्फस से बना है, एमॉर्फस से, जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, जिसका कोई तरीका नहीं हो, नो फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ, मतलब मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट का कोई विशेष तरीका नहीं है, यहाँ पे कोई डिफाइन तरीका नहीं है, तो उसे एमॉर्फस कहा जाता है। तो यहाँ पे स्यूडो लिक्विड और कूल्ड, सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड आप समझ गए क्या होता है। अब समझिए कि अनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक नेचर मैंने बता दिया, तो इसको रटना पड़ेगा, रटना नहीं है। अनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है, देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया है ताकि चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट कर देना है। देखिए अनाइसोट्रोपिक नेचर होता है जब when solids show different values of some of their physical properties like electric resistance or refractive index in different direction in same crystal। यानी किसी, मतलब मान लीजिए एक ही क्रिस्टल है आपके पास, है ना, एक ही क्रिस्टल है आपका, और उसमें जब आप सपोज कि आप करते क्या हैं कि किसी खास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ये आप वैल्यू निकालते हैं, तो हर एक डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू देगा, तो उसे अनाइसोट्रोपिक नेचर कहा जाता है। मतलब अलग अलग मतलब एक्स एक्सिस के तरफ निकालें, वाई एक्सिस के तरफ निकालें, जेड एक्सिस के तरफ निकालें, तो किसी मतलब अलग अलग डायरेक्शन में उसका अलग अलग वैल्यू आएगा। अनाइसोट्रोपिक नेचर होने का यही अर्थ होता है। अनाइसोट्रोपिक नेचर मतलब अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग वैल्यू देंगे। तो वो क्यों होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये शो करता है वो अनाइसोट्रोपिक नेचर, जबकि आपका एमॉर्फस सॉलिड ये चीज़ शो नहीं करता है। देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, दिस अराइजेज फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये क्यों अराइज होता है, क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जैसे आप सजाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जितना रो में आपके पार्टिकल्स है उतना ही कॉलम में होगा। ये मैंने नहीं कहा है कहीं पे भी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये कहा गया कि क्या होता है, सब एक दूसरे से चिपका रहता है, एक रेगुलर वे में होता है, लेकिन ये नहीं है कि रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती। इसलिए जब मान लिया कि आपने जब मान लीजिए इस तरीके से निकाला,
तो अलग आएगा वैल्यू, और जब इस तरीके से निकालिएगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल कवर कीजिएगा आप तो अलग वैल्यू देगा किस चीज़ का, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो दैट इज़ कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक। आई होप कि आप समझ चुके हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया, जबकि ये फंडा आपके एमॉर्फस के साथ होता ही नहीं है, क्योंकि उसके अरेंजमेंट का कोई तरीका ही नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसके कारण वो अनाइसोट्रोपिक नहीं आइसोट्रोपिक नेचर शो करता है, यानी कि हर तरफ उसका एक समान फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू आता है। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है हम लोगों का। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार आपके लिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। बाइंडिंग फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा काम करता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बांटेंगे। ठीक है, आपको पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड ही, क्योंकि इसी का रेंज सबसे ज़्यादा है। तो देखिए बाइंडिंग फोर्स के अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका होता है 4। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। बस ध्यान रखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ही अकॉर्डिंग नाम रखा जाता है। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड है यानी कि उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसा होगा, मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे कैन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। अब मॉलिक्यूल्स चूँकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल को फर्दर आप डिवाइड करते हैं पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में। तो नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया, जिसमें मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो देखिए द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और are atoms of noble gases, argon, helium और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2, Cl2 एंड I2। यानी कहने का मतलब जो नॉन पोलर होगा वैसे मॉलिक्यूल अगर जुड़े होंगे तो उसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, दे आर सॉफ्ट ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सॉफ्ट नेचर का होगा, देखिए सॉफ्ट होने का अर्थ क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो हार्ड होगा, कमज़ोर है तो सॉफ्ट होगा। समझ में आ रही है बात। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देखिए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कहीं भी इलेक्ट्रॉन की बात है ही नहीं इसमें, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ध्यान रखना है इस बात का। कंडक्टेंस के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहीं भी आपको इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है नहीं ना, तो इसलिए ये कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो ये हो गया इसका लो, चूँकि बाइंडिंग फोर्स ही कमज़ोर है। देखिए रटना नहीं पड़ता है बच्चों, आप ध्यान देंगे, बाइंडिंग फोर्स कमज़ोर है तो सॉफ्ट हो गया नेचर में, बाइंडिंग फोर्स कमज़ोर है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, क्योंकि थोड़े ही से टेम्परेचर पे उसका मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट होगा देन बॉइलिंग होने लगेगा। तो एक चीज़ आपको सिर्फ पकड़ना है कि मॉलिक्यूल है तो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर ही होगा। सबसे ज़्यादा मजबूत कहाँ होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का आता है ना अट्रैक्शन वाला, वहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो एक हम लोगों ने पढ़ लिया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर में जस्ट क्या हो जाएगा, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल होंगे लाइक HCl, SO2 एट्सेट्रा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर डायपोल, डायपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा आपस में। जैसे डायपोल मोमेंट आपने मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, जब दो इलेक्ट्रोनिगेटिव अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला जुड़ा रहता है तो इलेक्ट्रॉन खिंच जाता है एक के तरफ ज़्यादा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो उसे डायपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं यहाँ पे HCl है, SO2 है, ये है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक देखिए, चूँकि क्या है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा तो क्या है, दे आर सॉफ्ट, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि है तो मॉलिक्यूल ही, इसलिए कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। दे आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन द नॉन पोलर। नॉन पोलर से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस के कारण डायपोल मोमेंट काम करेगा इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है दे एग्जिस्ट गैसेज आर और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये आपको रूम टेम्परेचर पे या तो गैस के फॉर्म में होगा या तो लिक्विड के फॉर्म में होगा। ठीक है,
ये हो गया हम लोगों का। अब सी नंबर है हम लोगों का क्या, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसमें ओबियस है, नाम से ही क्लियर है आपका कि क्या हो जाएगा, वैसे मॉलिक्यूल होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, एच एंड एफ के बीच बनता है, ओ और एच के बीच बनता है, ओ और एन के बीच बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या है फिर आपको देखिए, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड कंटेन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एच एंड एफ, ओ और एन एटम्स। ठीक है, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग में ही बताया गया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उसका जितना पार्ट्स भी पढ़ेंगे आप वो भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दे एग्जिस्ट एज वोलाटाइल लिक्विड्स और गैसेज एट रूम टेम्परेचर, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्चना होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? आप कमेंट करके बताना कि हाँ, आप अगर थोड़ा सा, मुझे लगता है समटाइम कि मैं फ़ास्ट बोल देती हूँ, तो आपको अगर लगे कि हाँ बहुत फास्ट हो जाता है तो आप बताएंगे मुझे। ठीक है, क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करना होता है ना आप लोगों का, इसलिए ये सब ध्यान रखना होता है। तो देखिए अब नेक्स्ट नंबर है आयोनिक सॉलिड। तो देखिए आयोनिक सॉलिड हम लोग देख लेते हैं। आयोनिक सॉलिड में क्या होता है कि आयंस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आयोनिक सॉलिड के। इन आयोनिक सॉलिड लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्युपाइड बाय अपोजिटली चार्ज कटायन एंड अनायंस। आयोनिक सॉलिड है, क्लियर हो रहा है आपको कि इसमें लैटिस पॉइंट जो होगा वो दो अलग अलग आयन से जुड़ा होगा, यानी कटायन और अनायन दो ही होता है, एक निगेटिव आयन एक पॉजिटिव आयन। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है आयोनिक सॉलिड किस तरह का होगा, Mn प्लस Xn-, एक अल्टरनेट वे में रहेगा, मतलब एक प्लस रहेगा एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, फिर नीचे प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस। ये सब ध्यान रखते हुए बनाइएगा, क्योंकि प्लस के सराउंड में माइनस ही रहेगा, कटायन से अनायन का ही जुड़ना पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या है, दीज सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस। आपको मैंने शुरू में ही बताया कि आपस में क्या होता है, इसके बीच में जो है निगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना, जिसकी वजह से ये हार्ड होगा नेचर में, और हार्ड होगा तो ब्रिटल नेचर का होगा। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओबियस कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे अराइज होंगे इससे बच्चों, इसलिए ध्यान से समझिए। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम किया, क्योंकि दो अपोजिट आयंस है, हाई हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो गया आपका, है ना। तो ये बात हो गई। उसके बाद आपको नेक्स्ट आता है दे आर नॉन कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट। ये पॉइंट को एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको पता होगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि दे आर नॉन कंडक्टर in solid state as ions are not free to move in lattice, but in fused state or molten state ions acquire freedom of movement, hence become conductors। जब ions मूव करेंगे फ्रीली जिस स्टेट में, वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और जब सॉलिड स्टेट में है तो वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, इसलिए सॉलिड स्टेट में वो आपको नहीं करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे आपने पढ़ा हुआ है NaCl क्या होता है, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, बट इन मोल्टेन स्टेज, यानी कि जब सॉल्यूशन बनाते हैं उसका नमक का पानी के साथ, तो वो क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो उसका रीज़न यही है आपका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर है मेटालिक सॉलिड। तो देखिए मेटालिक सॉलिड नाम से ही क्लियर है, मेटल्स। मेटालिक सॉलिड में क्या होगा, मेटल होगा लैटिस पॉइंट पर। ठीक है, तो देखिए मेटालिक सॉलिड में क्या है हम लोगों का कि इन मेटालिक सॉलिड लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्युपाइड बाय कर्नेल्स Mn प्लस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन N माइनस। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि अब देखिए आपको समझना है कि कर्नेल्स क्या होता है। तो मेटल है, मेटल के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब आप निकाल देंगे, जैसे मेटल में न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब आप निकाल देते हैं यानी बाहर चला जाता है, तो जो बचता है उसको कर्नेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, Mn प्लस और इलेक्ट्रॉन, जैसे आयोनिक में क्या था, कटायन और अनायन था, यहाँ क्या होगा, कटायन होगा और उसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके लैटिस पॉइंट पर होगा, उससे जुड़ा हुआ। जो कटायन है उसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिखाया है मैंने, आप भी अपनी कॉपी पे ज़रूर बनाइएगा जब लिखिएगा इसे। ठीक है, तो ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एट थ्रू आउट द लैटिस, हैंस सच सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टर होगा। यानी कि ये जो सॉलिड होते हैं ये क्या होंगे, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है मूवमेंट के लिए, इसलिए ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और थर्मल कंडक्टर भी होता है। आप जानते हैं किसी चीज़ को गर्म करते हैं आगे की तरफ तो पीछे के, लोहा कैसे होता है, आगे गर्म करते हैं पीछे भी गर्म हो जाता है आयरन, तो उसका यही रीज़न है कि उसके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उसी की वजह से पूरा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट इसका करेक्टर है, दे पजेस लस्टर एंड कलर इन सम केसेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है, दे आर, क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव इससे, दे आर हाईली मेलेबल एंड ड्यूस्टाइल। ठीक है, दे एग्जिबिट हाई मेल्टिंग एंड हाई डेंसिटीज़। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, जो आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, जो हार्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है इसलिए। बॉन्डिंग इन आयोनिक एज वेल एज कोवैलेंट, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, इसका जो बॉन्डिंग होता है ना, इसमें आयोनिक बॉन्डिंग भी होता है और कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है। अब देखिए इससे कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आप ध्यान दीजिए। इस बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर भी होता है और कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है। अब इसका क्वेश्चन देखिए, इससे कैसा क्वेश्चन है, जैसे देखिए क्वेश्चन आएगा आपको, मेटालिक सॉलिड्स लाइक सोडियम आर सॉफ्ट वाइल सम ऑफ देम लाइक Fe आर हार्ड, वाई। तो अब आप इसका आंसर कीजिए। तो देखिए सोडियम जो होता है, तो मैंने यहाँ पे आंसर दिया है, समझा देती हूँ आपको। सोडियम जो है, लैटिस पॉइंट आर ऑक्यूपाइड बाई Na प्लस और E माइनस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम 11 होता है, 2 8 होता है ना, तो सोडियम का 2 8 होता है, 2 8 1 होता है, तो एक निकल गया, तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ सोडियम का ऐसे बनेगा, तो देयरफॉर बाय अप्लाइंग अ लैटिस फोर्स Na प्लस आयन कैन मूव इन लैटिस, hence Na is soft and can be cut with knife and it has low melting point and boiling points, but in Fe metallic lattice points are occupied by Fe2 plus and 2 minus इलेक्ट्रॉन। देखिए दिखाया है मैंने कि Fe 26 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका। तो इसका देखिए, चूँकि d ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट हो गया, तो d ऑर्बिटल में क्या है, यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी शो करने का टेंडेंसी होता है। यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा किसी के साथ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है, मैंने पढ़ा रखा है आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग करेगा, और पेयरिंग कैसे होगा, शेयरिंग से होगा। ठीक है, बड़ा अच्छा हो गया, पेयरिंग शेयरिंग। ठीक है, तो देखिए, तो इसी वजह से क्या होता है कि इन एडिशन टू एन आयोनिक बॉन्डिंग between Fe2 plus and 2 minus, there are a number of covalent bonding due to d pi overlap of unpaired electron. Hence, due to presence of greater number of bond between Fe2 plus and 2 minus electron, Fe is hard and high melting point. बात आ रही है आपके समझ में कि इसमें क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड भी हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड भी हो गया, जिसके चलते ज़्यादा बॉन्डिंग हो गया, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ये हार्ड भी होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो ध्यान रखिए, इस टाइप से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ठीक है, लास्ट आपका है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो देखिए, इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल्स। बात आई समझ में, नॉन मेटल्स, एटम लिंक टू adjacent crystal, they forms a network of covalent bonds and exit as giant molecule। यानी इसका जो constituent particles होता है वो क्या होता है,
वो नॉन मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स एक दूसरे से जुड़कर जाइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है इसमें, आयोनिक बॉन्ड का बात है नहीं। तो एग्जाम्पल देखिए इसका है डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, ग्रेफाइट भी इसी रेंज में आता है, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में ही आता है, लेकिन आपका ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है ड्यू टू उसका अरेंजमेंट। उसका अरेंजमेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से उसमें सॉफ्टनेस रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसके कारण वो कंडक्ट भी करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो एक्सेप्शन जरूर से याद रखना चाहिए, है तो ये कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड का ही, लेकिन एक्सेप्शन है ये, ठीक है। अ कोवैलेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, द सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। मतलब ये जो होता है कोवैलेंट ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है स्ट्रांग होता है, डायरेक्शनल नेचर का होता है, यानी एक खास डायरेक्शन में बनेगा। तो ये सब क्या होते हैं, इसलिए ये जो आपका सॉलिड है वो वेरी हार्ड और ब्रिटल होता है। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग एंड पॉइंट एंड डिकम्पोजेस बिफोर मेल्टिंग। दे आर इंसुलेटर एंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको मैंने बताया कि ये चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, जहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिले आपको समझ जाइए वो कंडक्ट नहीं करेगा आपके इलेक्ट्रिसिटी को। एक्सेप्शन यहाँ पे है, आप ध्यान रखें, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है इसका। अब देखिए इससे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आपको मैं देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी कर लीजिएगा इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का कि वाई ग्लास ऑफ विंडोज इन ओल्ड बिल्डिंग्स इज थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप एंड वाई इट इज़ मिल्की। मतलब ये 2 क्वेश्चन है इसी एक में कि ओल्ड बिल्डिंग्स के जो विंडोज़ के जो ग्लास होते हैं वो बॉटम की तरह थिकर होते हैं देन टॉप से नीचे थिकर होते हैं, क्यों, और थोड़े से मिल्की होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीज़न इसी चैप्टर और इतने ही दूर में छिपा है जितना आपने पढ़ा है। तो ग्लास क्या है, अभी एग्जाम्पल में आपने पढ़ा ग्लास क्या था, एमॉर्फस सॉलिड था। लिखा है यहाँ पे ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड विच इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड ऑफ हाई विस्कोसिटी, thus it flows down very slowly and makes bottom portion slightly thicker। बात आ गई समझ में आपके। क्या होता है कि ये धीरे धीरे बॉटम की तरफ स्लोली ये मूव करता है, नीचे फ्लो डाउन होता है, क्योंकि इस सुपर कूल लिक्विड है ये, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, नीचे का पोर्शन थिकर हो जाता है देन टॉप। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे है, ऑन द अदर हैंड इट्स मिल्कीनेस इज ड्यू टू फैक्ट दैट इट अंडरगोज हीटिंग ड्यूरिंग डे एंड कूलिंग एट नाइट, दस इट अक्वायर्स सम क्रिस्टलाइन कैरेक्टर। तो कुछ क्रिस्टलाइन कैरेक्टर अक्वायर कर लेता है रोज़ रोज़ गर्म और ठंडा होने की वजह से। तो क्या होता है, इसकी वजह से थोड़ा मिल्की जैसा, मतलब उसमें थोड़ा सा आपको मिल्कीनेस दिखेगा, वाइटनेस थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आयोनिक सॉलिड्स आपके कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी आपको बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी वीडियोज़ डालूंगी मैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिखा है टू बी कंटिन्यूड, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, इसके आगे आप लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट सेल्स वगैरह। तो आज के वीडियो में मैंने जितना बताया है इतना पढ़ लीजिए, एक बारी सुन लीजिए, एक बारी आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं जल्दी ही आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।